दोस्तों ओपीएस क्लासेज की इस नए वीडियो सेशन में दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री। आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। तो आइए जानते हैं रसायन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या होता है रसायन, या कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, क्या क्या इसके उपयोग हैं, क्यों हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, या फिर रसायन विज्ञान है कहाँ कहाँ। ये सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि आपका पहला चैप्टर ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको रसायन के मूलभूत नियमों के बारे में भी अध्ययन करना है इस चैप्टर में, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि 11th क्लास की केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं 11th क्लास की केमिस्ट्री में, तो आपको लगभग 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं और टोटल आपका जो मार्क्स है वो है 100 मार्क्स, जिसमें 30 मार्क्स जो है वो है प्रैक्टिकल का और 70 मार्क्स जो हैं वो आपके एक्सटर्नल हैं। आपको मेहनत करना है इन 14 चैप्टरों में। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपके 70 में 70 आएंगे। 99% की मैं गारंटी लेता हूँ, 1% की नहीं हो सकता, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हो। लेकिन ये है कि हमारे लेक्चर में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपके 70 नंबर 70 मार्क्स कवर होंगे। ये हमारी गारंटी। एक और बात दोस्तों, मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो मेरा ध्येय ये रहता है कि हम आपको बेस से लेकर चलें, 0 से, 0 से शिखर तक। क्योंकि रीज़न उसका ये है कि देखिए, अगर दीवार की नींव मजबूत रहती है तभी उस पर तल्ले, 2 तल्ले, 4 तल्ले के मकान स्थापित किए जा सकते हैं। अगर नींव मजबूत नहीं है तो गिर जाएगा मकान, ढह जाएगा, जाहिर सी बात है। इसलिए हम आपको बेस से लेकर चलेंगे। थोड़ा डिटेल में आपको लगेगा, लेकिन वो जानकारियाँ जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको शायद कहीं मिलेगा नहीं, किसी भी वीडियो में। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, आपको लगेगा कि वास्तव में हाँ ये चीज़ें हमें जाननी थी, या वही वीडियो है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो सेशन के साथ। आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर जैसा कि हमने बताया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। आपको रसायन के मूलभूत नियमों का भी अध्ययन इसमें करना है। तो आइए देखते हैं वास्तव में रसायन है क्या, आया कहाँ से, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो विज्ञान जो था दोस्तों, उसकी 2 शाखाएं हुई। एक था आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा था आपका रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान। दूसरा था जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान को हम लोग कहते हैं लाइफ साइंसेज, लाइफ साइंस कहते हैं। भौतिक विज्ञान को हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। कुछ लोगों से हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन बच्चों से, तो बच्चे कहते हैं कि सर फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, और भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस के जो पार्ट हुए वो 2 थे। पहला था आपका भौतिकी, यहीं से भौतिक विज्ञान से ही भौतिकी निकल के आई, जिसे हम लोग फिजिक्स, जिसका हम अध्ययन करेंगे 11th में और 12th में। और यहीं से निकल के आई रसायन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो चूँकि हम लोग हाई स्कूल में साइंस पढ़े थे, उसमें हम लोग भौतिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी तीनों एक ही साथ पढ़े थे, छोटे से बुक में, पतले से बुक में। लेकिन यहाँ पर जो है साइंस तो सरल है, आपको जो भौतिकी पढ़नी है और केमिस्ट्री पढ़नी है वो तो सरल है, लेकिन यह है कि चैप्टर्स जो हैं ब्रॉड में दे दिए गए हैं। आपको थोड़ा यहाँ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादातर पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये है कि आपको थ्योरीज पढ़नी है और उसके बेस पर आपको न्यूमेरिकल हल करने हैं। आपकी 11th की केमिस्ट्री में आपको थ्योरीज पढ़नी है, उसके बेस पर न्यूमेरिकल हल करने हैं। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या हमें अध्ययन करना है, कैसे पढ़ना है। तो ये हो गया विज्ञान के 2 भाग।
और आगे बढ़ें अगर, तो जीवन विज्ञान के भी दो भाग हुए, जिसमें आता है आपका जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं जूलॉजी और बॉटनी, जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। ये सारी बातें आपको अध्ययन करना है। तो वास्तव में अगर हम बात करें, हमको पढ़ना है रसायन, तो हम बात करते हैं सिर्फ रसायन की, कि रसायन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो रसायन का मतलब होता है पदार्थों का अध्ययन। रसायन का मतलब होता है पदार्थों का अध्ययन। जैसे अगर ये मार्कर आपको दिख रहा है, कुछ समय के लिए हम इसे चाक मान लेते हैं। क्या है ये? चाक। तो कैसे हम जानेंगे इसमें क्या है रसायन? तो अगर हम बात करें इस चाक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चाक बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये इसका हो गया रासायनिक सूत्र। और अध्ययन करते हैं, यह ठोस है कि द्रव है कि गैस है? तो आप कहेंगे यह क्या है? सॉलिड है, मतलब ठोस है। और अध्ययन करते हैं। अब आप कहेंगे कि यह जल में विलेय है कि नहीं? तो जल में ये जो है चाक आपका, यह है क्या? अल्पविलेय। अल्पविलेय है, पूरी तरह से विलेय नहीं है। और अध्ययन करते हैं, हम इसे चखते हैं तो इसका स्वाद किस प्रकार का आएगा? आप कहेंगे इसका कोई स्वाद नहीं है। तो क्या है ये? स्वादहीन है। और अगर बात करें इसका, तो इसका कलर कौन सा है? आप कहेंगे व्हाइट है। तो हम इसे कह सकते हैं यह कौन सा रंग का है? सफ़ेद है। चलिए और अध्ययन करते हैं इसके बारे में। तो अगर हम चाक के बारे में और अध्ययन करें तो हम कह सकते हैं, अगर इस चाक को पानी में डालकर कुछ समय के लिए गर्म किया जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो यह गलता नहीं है। लेकिन अगर इसे 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, इस कैल्शियम कार्बोनेट को 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, तो क्या हो जाएगा? यह टूट जाएगा दो भागों में। कार्बन डाइऑक्साइड इससे अलग हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड इसका अलग हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के तली में सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में सतह में बैठ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उड़ के वायुमंडल में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर हम इस चाक के बारे में हम अध्ययन किए कि इसका रासायन, इसका संगठन कैसा है, इसका गुण कैसा है, इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं, वही है रसायन विज्ञान। अगर रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों, परिवर्तनों तथा उसके संगठन का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ये हुई सामान्य बातें रसायन विज्ञान की। अगर और हम गहनता से अध्ययन करें रसायन विज्ञान के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान से संबंध रखती है। कैसे? जैसे अगर आपके पास मान लीजिए लकड़ी का मेज है या कुर्सी है, ये किसकी है? लकड़ी की है। चलिए, ये सामान जो है ये लकड़ी की है, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या लगेगा? भौतिक विज्ञान आएगा, भौतिक विज्ञान। और अगर बात करें तो यह लकड़ी जो है वह वनस्पति विज्ञान में भी आता है। अब लकड़ी में क्या होता है? तो आप कहेंगे लकड़ी जो होता है वह ऊतक से मिलकर बना हुआ होता है, टिश्यूज से। तो ऊतक कौन कौन से हो सकते हैं लकड़ी में? जैसे आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में, जाइलम या फ्लोएम, ये सब ऊतक पाए जाते हैं। और अगर बात करें तो ऊतक जो होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका जो होता है वह बना हुआ होता है अणुओं से मिलकर। कोशिका किससे मिलकर बना हुआ होता है? अणुओं से। और अगर बात करें इसके बारे में, अणु जो होता है आपका वह होता है परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। परमाणु जो होता है वह उप परमाणविक कण से मिलकर बना हुआ होता है, उप परमाणविक कण से, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो अगर हम इसे और बढ़ाएं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कोशिका तक तो लकड़ी, ऊतक और कोशिका कौन सा विज्ञान आया? वनस्पति विज्ञान आ गया।
और अगर बात करें यहाँ पर हम अणु, परमाणु और उपपरमाणविक कण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन आ गया? रसायन विज्ञान आ गया। कहने का मतलब क्या है? रसायन विज्ञान कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान की एक कड़ी है, हम कह सकते हैं। और अगर बात करें इसके बारे में, तो आपने देखा होगा कांच। कांच को अगर हम तोड़ दें तो हम देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो वह जो छोटा छोटा टुकड़ा है, अगर हम उसके बारे में अध्ययन करें, कहने का मतलब क्या है? उसके संगठन के बारे में अध्ययन करें, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करें, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान है। लेकिन अगर हम उसी कांच का प्लेट बना लें या ग्लास बना लें या फिर कोई और पदार्थ बना लें, वस्तु बना लें, तो वहाँ पर रसायन विज्ञान नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है? रसायन विज्ञान कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान और जीवन विज्ञान को इंटरलिंक करता है, जोड़ता है। और आगे अध्ययन करते हैं, तो रसायन विज्ञान का उदय कहाँ से हुआ, कहाँ से ये आया रसायन, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानते हैं। तो रसायन विज्ञान जो था वो सर्वप्रथम आया जो वो था मिस्र से। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति किससे हुई? मिस्र से। किस प्रकार हुई? जैसे रसायन को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द जो है वह मिस्र शब्द केमी से मिलकर बना हुआ है। केमी का मतलब क्या है? केमी का मतलब है काला पदार्थ या काली मिट्टी। दरअसल बात ये थी कि जब रसायन विज्ञान को सर्वप्रथम मिस्र में खोजा गया, तब हुआ ये कि मिस्र को प्रतीक के रूप में अगर देखा जाए तो वह काला पदार्थ या काली मिट्टी के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, या मिस्र की जो प्रतीकात्मक चिन्ह था वह था काली मिट्टी तथा काला पदार्थ। इसीलिए इन्होंने इसका नाम केमी रखा। और केमी जो शब्द है इसे कहीं कहीं कीमिया भी कहा गया। क्यों? उसका रीजन ये है कि मिस्र पहले कीमिया के नाम से जाना जाता था, इसीलिए रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया से भी मानी जाती है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। तो जब सर्वप्रथम रसायन विज्ञान को खोजा गया, तब मिस्र में इसे मिस्र की बातों से कहा गया कीमियागिरी। कीमियागिरी इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था मिस्र की कला को कीमियागिरी कहा गया मिस्र की भाषा में, जिससे हम लोग लिखते हैं केमिस्ट्री। कहने का मतलब क्या है? रसायन विज्ञान जो है वो केमी से उत्पत्ति हुई या कीमिया से हुई, जिसे मिस्र की सभ्यता में इस कला को कीमियागिरी भी कहा गया, और इसी से बना आपका रसायन, जिसे हम लोग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। और आगे बात करते हैं, तो सर्वप्रथम रसायन विज्ञान मिस्र से उत्पत्ति हुई, फिर यह चीन में फैली, यूनान में फैली और भारत में फैली। लेकिन सबसे ज़्यादा रसायन का जो विकास हुआ वह हुआ मिस्र में। मिस्र के रसायनज्ञों का दो बातें उनके जेहन में चल रही थी जब वो रसायन का अध्ययन कर रहे थे। पहला, एक ऐसी दवा बनाई जाए जिससे कि मनुष्य जो है वह कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। इन दो बातों का वो अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला था एक ऐसी दवा का निर्माण किया जाए जिससे मनुष्य अमरत्व को प्राप्त कर सके। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी धातु खोजा जाए जिस पर रगड़ कर, चाहे वह चांदी हो, चाहे वह तांबा हो, चाहे वह लोहा हो, उस धातु को सोने के रूप में परिवर्तित किया जा सके। लेकिन इन दोनों प्रयासों में वहाँ के रसायनज्ञ क्या थे? असफल रहे। इसके बाद बात आती है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ तो कहीं कहीं अवधारणा यह भी विकसित की गई कि अगर किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उससे एक नया पदार्थ निर्मित होता है, जिसे फिलोजिस्टिस भी कहते हैं। लेकिन बाद में बहुत विरोध हुआ इसका, जिसके कारण यह शब्द जो है समाप्त कर दिया गया। और अगर आगे बढ़े तो आधुनिक काल में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था लिवासिए।
इन्होंने दहन अभिक्रिया से संबंधित तथ्य बताए तथा द्रव्य की अविनाशिता के बारे में भी बताया, और इन्होंने बताया कि रासायनिक परिवर्तन में किसी भी निकाय का द्रव्यमान स्थिर होता है, परिवर्तित नहीं होता, जिसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहा गया। इसी के कारण इन्हें रसायन विज्ञान का जनक भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय के साथ ही रसायन के कई सारे ऐसे तथ्य दिए जिससे कि यह संभव हो सका कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे इसका अध्ययन किया जाने लगा। और अगर बातें करें इसके बारे में तो रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हुई, जिसमें पहली शाखा थी आपकी सैद्धांतिक रसायन और दूसरी शाखा थी आपकी रसायन विज्ञान की दो शाखाएं थी, जिसमें पहला था सैद्धांतिक रसायन और दूसरा था आपका अनुप्रयुक्त रसायन। अनुप्रयुक्त रसायन इसे हम लोग कहते हैं, अगर इंग्लिश में कहें तो हम इसे कह सकते हैं थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, इसे हम लोग कह सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। सैद्धांतिक रसायन में क्या किया गया? सैद्धांतिक रसायन में नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया गया, जबकि अनुप्रयुक्त रसायन में उसके प्रयोग किए गए, नियमों और सिद्धांतों के प्रयोग किए गए। ये था रसायन विज्ञान का सामान्य वर्गीकरण। लेकिन अगर रसायन विज्ञान का मुख्य रूप से वर्गीकरण हम करें तो रसायन विज्ञान के 4 भाग थे। पहला था कार्बनिक रसायन, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा था अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, जिसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा था भौतिक रसायन, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। चौथा था वैश्लेषिक रसायन, जिसे हम लोग कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें कहा गया कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा। अकार्बनिक रसायन की बात करें तो अकार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी जितने भी तत्व थे उसका अध्ययन किया गया। भौतिक रसायन की अगर बात करें तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के गुणों के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया गया। गुणों तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन के गुणों तथा नियमों का अध्ययन करने के लिए भौतिक रसायन का प्रयोग किया गया। वैश्लेषिक रसायन जो था वह यहाँ पर प्रायोगिक प्रयोगशाला या कार्बनिक तथा अकार्बनिक और भौतिक रसायन के अंतर्गत जितने भी तथ्य आते थे उसका प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया गया वैश्लेषिक रसायन। ये हो गई सामान्य बातें रसायन से संबंधित। अच्छा, तो अगर रसायन के 4 भाग हुए तो वास्तव में इन रसायन का अध्ययन ही क्यों किया गया? ऐसी क्या ज़रूरत थी रसायन विज्ञान की अध्ययन करने की? फर्जी में एक कोर्स आपके लिए और बढ़ गया। तो इसके महत्व की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे महत्व भी हैं रसायन विज्ञान के। अगर बात करें पहला महत्व तो हम लोगों ने देखा है कृषि क्षेत्र की। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र में तो हम लोग जानते हैं उर्वरक बढ़ाने के लिए DAP का छिड़काव किया जाता है, NPK का छिड़काव किया जाता है, यूरिया का छिड़काव किया जाता है। ये सभी कहाँ से आए? रसायन से आए। कीटनाशक के रूप में आप लोग देखते हैं गैमेक्सिन, या पौधों में DDT का छिड़काव होता है। और अगर बात करें तो रसायन जो है हमारे दैनिक जीवन में भी प्रयोग हो रहा है, जैसे हम लोग खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग करते हैं। दूसरी अगर बात करें खाद्य पदार्थों में तो हम लोग सिरका खाते हैं, सिरके का उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थों के रूप में। या फिर हम लोग को कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? सोडियम
कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और अगर बात करें इसके बारे में तो हम लोग एल्कोहल का भी सेवन करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये रसायन जो है ये खाद्य पदार्थों में भी आया इसका उपयोग। और अगर आगे बढ़ें तो दैनिक जीवन में भी हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। कैसे? तो अगर इसके बारे में हम जाने तो हम लोग देखिए कई प्लास्टिक यूज करते हैं, संश्लेषित कपड़े प्रयोग कर रहे हैं। सब कहाँ से आए हैं? रसायन से आए हैं। या फिर पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, कहाँ से आए हैं? रसायन से आए हैं। कहने का मतलब क्या है, रसायन हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है और इसका हर जगह उपयोग है। इसीलिए रसायन विज्ञान के अध्ययन की ज़रूरत पड़ी। और आगे बात करें हम इसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो था उसका अस्तित्व में आने का जो कारण था वह रसायन विज्ञान से भी स्पष्ट किया गया। कैसे? ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वह दो चीज़ों से हुई, या ब्रह्मांड मात्र दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है द्रव्य, दूसरा होता है ऊर्जा। द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। पहला होता है द्रव्य, दूसरा होता है ऊर्जा। द्रव्य जिसे हम लोग कहते हैं मैटर, ऊर्जा को हम लोग कहते हैं एनर्जी। ऊर्जा की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और अगर बात करें ऊर्जा की अविनाशिता का नियम तो हम कह सकते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के रूप में भी पढ़ते हैं। ये हुई ऊर्जा की बातें। द्रव्य की बातें करें तो हर वो पदार्थ जो स्थान घेरता है द्रव्य कहलाता है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है द्रव्य कहलाता है। या फिर और इसके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं वह पदार्थ या वह वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। तो द्रव्य की और अगर बातें करें तो द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं भी होती हैं। पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। ठोस को हम लोग कहते हैं सॉलिड, दूसरे को लिक्विड, तीसरे को गैस। लिक्विड मतलब द्रव। और आगे बढ़ते हैं, ठोस किसे कहते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। तो ठोस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठोसों के बीच आकर्षण बल अधिक लगता है, इसका घनत्व अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है, इसका एक कण दूसरे कण से आपस में जुड़ा हुआ होता है। जो पदार्थ जितना सघन होता है उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। द्रव की बात करें तो द्रवों का आकार अनिश्चित होता है जबकि आयतन निश्चित होता है। इनके बीच दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है जबकि ठोसों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। गैस की बात करें तो गैस का ना तो आकार होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। इसे कहीं भी आप स्प्रे देखते हैं, स्प्रे को आप छिड़क दीजिए तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इसके अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता, फ्री मूवमेंट होता है, आप मूव कर सकते हैं। यह हुई ठोस द्रव गैस की बातें। और अगर बात करें तो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं से भी पदार्थ की अवस्थाएं, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था को भी वर्गीकृत किया गया। पदार्थ की चौथी अवस्था को कहा गया प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं बोस आइंस्टीन संघनित्र है, पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो उसके बेस के बारे में जानना है, इसीलिए मैं आपको बेस से कोरिलेट कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। और अगर मैं आगे बताऊँ तो द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं दो प्रकार से। पहला वर्गीकरण हमने अभी पढ़ लिया, भौतिक विधि द्वारा। दूसरा हम पढ़ते हैं रासायनिक विधि द्वारा वर्गीकरण। रासायनिक
विधि द्वारा वर्गीकरण, या हम कह सकते हैं इसे फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसे हम कह सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है रासायनिक वर्गीकरण। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक वर्गीकरण तो हमने आपको बता दिया। रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो कोई भी पदार्थ कोई भी द्रव्य जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, तीसरा आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, तीसरे को हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण। तीसरा क्या है? मिश्रण, जिसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तत्व को हम लोग एलिमेंट कहते हैं, यौगिक को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तत्व की अगर हम बात करें तो तत्व पदार्थ की वह अवस्था है जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा उससे सरलतम रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब एकदम छोटा सा छोटा कण जो है वो क्या है? तत्व है। जैसे सोना, जैसे चांदी हुआ आपका, इसे तोड़ोगे तब भी चांदी ही बनेगी। यौगिक की बात करें तो यौगिक जो है पदार्थ की वह अवस्था है जिसे रासायनिक विधियों द्वारा सरलतम रूप में विभाजित किया जा सकता है। जैसे जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों को आप अलग कर सकते हैं। मिश्रण की बात करें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल से जो नया पदार्थ बनता है उसे को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और तत्व का अगर वर्गीकरण करें तो कोई भी तत्व जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु, तीसरा होता है उपधातु। धातु जो होता है वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कहने का मतलब क्या है? इसके आखिरी कोष में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु जो होता है उसके आखिरी कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धातु में अधातु वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? इसे हम पीटेंगे तो चादर के रूप में फैल जाएगा। तन्यता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है? इसे हम पतले पतले तारों के रूप में भी बना सकते हैं। और अगर बात करें धातु के बारे में तो इसमें धात्विक चमक होती है या ठोस के रूप में भी पाए जाते हैं। अधातु में ये सारे गुण नहीं पाए जाते। तथा उपधातु जो होते हैं धातु और अधातु के बीच की अवस्था है उपधातु। कुछ तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण नहीं पाए जाते हैं, वह उपधातु में भी वर्गीकृत किए जाते हैं। और अगर बात करूं यौगिक की तो यौगिक जो होते हैं इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यौगिक कौन कौन से होते हैं तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो अभी हमने बताया है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन होता है वह कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है, जिसमें कार्बन नहीं होता वह अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। मिश्रण की बात करूं तो मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण जिसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण जिसे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। समांगी मिश्रण के अंतर्गत विलयन भी आता है। समांगी का मतलब ही होता है समाहित हो जाना, समा जाना। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिसे हम अगले चैप्टर में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर इसके बारे में बताऊं तो समांगी मिश्रण कहाँ है? अगर मैं बात करूं पानी और मिट्टी को घोलता हूं तो मिट्टी जो है वो पानी में घुल जाती है, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय पश्चात मिट्टी तली में आकर बैठ जाती है। कहने का मतलब क्या है? पूरी तरह से घुलती नहीं। लेकिन पानी और चीनी को मिलाइए, पानी और नमक को मिलाइए तो आप देखेंगे चीनी इस तरह से पानी में घुल जाएगा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर पानी को चाहे ठंडा करिए चाहे गर्म करिए, लेकिन चीनी उसमें आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, नमक आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब क्या है? उसमें पूरी तरह से क्या हो गई है? विलीन हो गई है चीनी और नमक। इसलिए इसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं या विलयन कहते हैं। तो ये हुई सामान्य बातें पहले चैप्टर से। इसके और भी तथ्य हैं जो हम आपको अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। आज हमारा ध्येय बस ये था कि चैप्टर को हम बेस लेवल से स्टार्ट करें, 0 से, जैसे आपको कुछ ना पता हो वहाँ से शुरू करें
और एक ऐसे स्टैंड पर छोड़ें जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट करना आसान हो जाए। तो आज तो हम लोग बेसिक जानकारी का अध्ययन किए हैं, कल हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और कुछ अच्छे चीज़ पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे तथ्य पढ़ेंगे। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, पहुंचाएं उनके पास, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर तो या हर जगह आपको अच्छे कंटेंट जल्दी नहीं मिलते हैं। वीडियोज़ तो मिल जाएंगे लेकिन कंटेंट अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो लोगों को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करिए, और ये काम जैसे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रही है, आपको दे रही है अच्छे कंटेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।